Hi aspirants and future officers, this is Devendra Rathi, and in today's video I'll be discussing about my MST experience and also share some tips and advices with you guys so that you don't face problems which I had already faced. तो बेसिकली जो बच्चे PST एंड PET क्लियर करेंगे दे विल बी अलाउड टू अपीयर फॉर द MST एग्जामिनेशन। एंड जो बच्चे अभी तक वेट में ज़्यादा या कम थे, ठीक है, ओवरवेट या अंडरवेट थे, उन बच्चों को भी MST देने दिया जाएगा। उनको PET PST में बाहर नहीं किया जाता है, बट MST में उनको अनफिट डिक्लेयर किया जाता है। और क्या रिलैक्सेशंस होती हैं क्या नहीं होती हैं वो आगे मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। डे टाइम एंड वेन्यू इन माई केस वॉज 16 दिसंबर को मेरा MST था, 15 दिसंबर को मेरा PET था। तो आप देख सकते हो कि नेक्स्ट डे को ही आपका MST होता है एंड इट वॉज अ सैटरडे। तो यहाँ से आपको ये पता लग जाएगा कि सैटरडेज आर वर्किंग इन दी CAPFs एंड सैटरडेज को फिजिकल एंड मेडिकल्स होते हैं। तो जनरली क्या होता है ना, जिस दिन आपका PST एंड PET होता है ऑन दैट वेरी डे वो आपका चेस्ट एक्सरे सैंपल ले लेते हैं। बट इन माई केस ऐसा नहीं हुआ था। हमें वो RH हॉस्पिटल लेके ज़रूर गए थे, वहाँ पे उन्होंने 2 घंटे बिठाया था। बट आई डोंट नो व्हाट वाज द प्रॉब्लम, मशीन ख़राब थी या फिर डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी में कुछ प्रॉब्लम थी। उन्होंने हमारा एक्सरे नहीं लिया था एंड दे आस्क्ड अस टू लीव। 2 घंटे वेट कराने के बाद उन्होंने बोल दिया था कि अब आप जाओ, और नेक्स्ट डे आने के लिए बोला था। सो MST हैपन्स ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे ऑफ PST एंड PET, जिस जब भी होगा। इन माई केस जो लोकेशन थी वो RH हॉस्पिटल नोएडा में हमारा हुआ था MST। एंड इन मोस्ट केसेस जो नॉर्थ इंडिया के बच्चे हैं उनका RH हॉस्पिटल नोएडा में ही होता है, क्योंकि मैं 2-3 साल से देख रहा हूँ वो वहीं हो रहा है। तो ये CISF की एक बटालियन है, CISF की एक बटालियन है। एंड यहीं मैंने आपको पीछे अपनी PET और वाली वीडियो में भी समझाया था कि ITBP की बटालियन के जस्ट बैक साइड में डायगनली CISF की बटालियन है और RH हॉस्पिटल वहीं पे ही है। बेसिकली इट इज़ अ रेफरल हॉस्पिटल। रेफरल हॉस्पिटल आप क्या होता है ना, जैसे आप कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आप एक जनरल डॉक्टर के पास जाओगे, फिर वो आइडेंटिफाई करेगा, डायग्नोस करेगा कि आपको प्रॉब्लम क्या है। सपोज आपको चेस्ट में कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर को रेफ़र कर देगा। तो बेसिकली रेफरल हॉस्पिटल में आपको सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मिलेंगे, इसलिए इसका नाम रेफरल हॉस्पिटल है, ठीक है। तो अब क्या हुआ था हमारे केस में, कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका फिज़िकल जो हुआ था वो CISF की बटालियन में हुआ था, और कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका फिज़िकल जो हुआ था वो ITBP की बटालियन में हुआ था। बट मेडिकल में ऐसा नहीं हुआ था। हाँ, मेडिकल में बोर्ड अलग अलग थे। CISF वाले जो बच्चे थे उनको एक अलग मेडिकल बोर्ड असाइन हुआ था। ITBP वाले जो हम बच्चे थे हमें एक अलग मेडिकल बोर्ड असाइन हुआ था, और पैरेलली दोनों बोर्ड्स का मेडिकल एक साथ चल रहा था। मुझे इसलिए पता है क्योंकि हम जिस फ्लोर पे बैठे थे हमारे से अप्रॉक्सीमेटली 50 मीटर्स अवे जो कॉरिडोर था उस पर बिल्कुल लास्ट वाले सेक्शन में इस वाले कॉर्नर पे हम बैठे थे, और दूसरे वाले कॉर्नर पे CISF में जिनका फिजिकल मेडिकल था वो लोग बच्चे वो बैठे थे। एंड इन सम केसेस दोनों का कोलिजन भी हुआ था। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जो आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर था ना वो CISF का और ITBP वाले दोनों बच्चों का सेम ही था। तो जब हम आई के लिए चेकअप के लिए वेट कर रहे थे तो वहाँ CISF वाले बच्चे भी खड़े थे और उनका भी वहीं पे हुआ था। तो कुछ डॉक्टर ऐसा हो सकता है कि सेम हो, बट मेडिकल बोर्ड जो होता है वो अलग है, अलग था। जो CISF में जिनका हुआ था उनका अलग बोर्ड था, ITBP वाले जहाँ पे हुआ था उनका अलग बोर्ड था। वो मैं आने वाले वीडियो में आपको समझाऊंगा। रिपोर्टिंग टाइम दे लास्ट यू टू रिपोर्ट एट 7:30 AM से 8 AM के बीच में। यहाँ कहीं वो अप्रॉक्सीमेटली आपको बोलेंगे, हमारे केस में शायद उन्होंने 8 AM बोला था रिपोर्ट करने के लिए। एंड यहाँ पे आपको डायरेक्ट CISF की बटालियन के सामने रिपोर्ट करने के लिए बोला था। आपको ITBP में उन्होंने नहीं बुलाया था। आप डायरेक्ट CISF की बटालियन पे आओगे, रिपोर्ट करोगे, 8 AM उनका गेट है, उसके बाहर आप खड़े हो जाओगे। एंड बच्चे थोड़ा बहुत लेट भी आए थे, 5-10 मिनट लेट आए थे, तो 8:15 के आसपास उन्होंने मतलब एंट्री स्टार्ट करा दी थी। जनरली क्या होता है, 2 जवान जाएंगे, उनके हाथ में लिस्ट होती है, वो फिर रोल कॉल लेते हैं। रोल कॉल मतलब वहाँ पे काउंटिंग करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने हैं, पूरे हैं या नहीं है, कौन मिसिंग है क्या है। वो फिर काउंटिंग करके थोड़ा वेट भी कर लेते हैं वो, और जब सारे बच्चे आ जाते हैं तो फिर वो चेक इन करा के आपको बटालियन के अंदर ले जाएंगे। सो हियर आर सम इंस्ट्रक्शंस। तो आपको हमें क्या था, हमें उन्होंने हमारा जो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट कंप्लीट हुआ था उसके बाद हमें RH हॉस्पिटल लेके जाया गया था।
तो RH हॉस्पिटल लेके जाने के बाद हमें वहाँ बिठाया, वेट कराया था एक्सरे के लिए। तो उस दौरान डॉक्टर आए थे जो हमारे बोर्ड के प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे। उन्होंने हमें पहले ही ये इंस्ट्रक्शंस दे दी थी कि नेक्स्ट डे आपका होगा और आपको एम्प्टी स्टमक आना है, ठीक है। आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, बिकॉज द फर्स्ट थिंग विच दे विल डू इज़ आपका ब्लड यूरिन सैंपल लिया जाएगा एंड यू विल रिमेन एम्प्टी स्टमक फॉर अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 आवर्स। तो सुबह आपको 8 बजे बुलाएंगे और अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 9 और 10 के आसपास वो ब्लड यूरिन सैंपल लेते हैं। और उसके बाद आपके पास खाने के लिए, आपको बाहर तो वैसे भी जाने देंगे नहीं, वो आपको वहीं बैठना पड़ेगा। सो माई एडवाइस इज़ कि आप कुछ फ्रूट्स या फिर वो टेट्रा पैक वाले फ्रूटी टाइप जूस जो आते हैं वो आप लेके जाएं अपने साथ, क्योंकि आपको वो बाहर जाने नहीं देंगे, ठीक है। ब्लड यूरिन सैंपल से पहले तो आप कुछ भी खा नहीं सकते, लेकिन जब आपका ब्लड यूरिन सैंपल हो जाएगा तो आप अपनी चेयर पे, जहाँ भी आपकी सीटिंग अरेंजमेंट होगी, मैं आपको बताऊंगा कैसे सीटिंग अरेंजमेंट होती है, वहाँ आप अपना बैग अपने साथ रख सकते हो। तो अपने बैग में से जो भी आप निकाल के खाना चाहते हो आप खा सकते हो, क्योंकि सैंपल आपने देना था वो हो चुका है। तो वॉशरूम्स आपको सिर्फ जाने दिया जाएगा और कहीं जाने नहीं दिया जाएगा। एंड ऑब्वियसली आप खुद भी नहीं जाना चाहोगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी टर्न कब आ जाए, क्योंकि एकदम से प्रोसेस हो रहा होता है। आप या तो वेट कर रहे हो तो 1 घंटा वेट ही कर रहे हो, या फिर एकदम से कोई भी जवान आके बोल रहा है कि ठीक है ये वाले चेस्ट नंबर आ जाओ सारे, आपको आई में लेके चलता हूँ। या फिर वो दोबारा आ जाए और बोले कि चलो आ जाओ, मैं आपको जनरल सर्जन के पास लेके चल रहा हूँ। कई बार डॉक्टर्स किसी काम से चले जाते हैं तो वो 10 मिनट 15 मिनट बाद आते हैं। अब आपको नहीं पता ना वो 10 मिनट बाद आएंगे या वो 1 घंटे बाद आएंगे। सपोज़ आप कहीं चले गए और वो एकदम से आ गए तो आपका नंबर तो फिर गया, ऊपर से वो डॉक्टर्स आपको 4 बात सुनाएंगे वो अलग। तो आप ऑब्वियसली कहीं नहीं जा सकते हो, वॉशरूम्स आप जा सकते हो। सो इट इज़ एन एडवाइस कि आप अपना खाना वाना अपना खुद ही ले जाना साथ में। योर एंटायर बॉडी विल बी चेक्ड थॉरली, वो मैं आपको इस वीडियो में समझा दूंगा, आपको पता लग जाएगा कि वो किस तरह से क्या चेक होता है। तो इट इज़ एडवाइजेबल टू ट्रिम योर पेल्विक हेयर्स, जो आपके एब्डोमिनल एरिया में भी बेसिकली जो आपके जेनिटल्स हैं उसके आप हेयर्स ट्रिम करके जाएं। हमें तो उन्होंने एक्सरे वाले दिन ही बोल दिया था कि अपने हेयर्स ट्रिम करके आना। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है ना कि आप उधर जाओगे तो आपके पास रेज़र या फिर ट्रिमर्स नहीं होंगे। आप उधर मैनेज कैसे करोगे, कैसे मतलब कहाँ से लाओगे? तो अपना इट इज़ बेटर कि आप घर से ही ट्रिम करके जाएं, क्योंकि उन्होंने ऑब्वियसली चेक तो करना ही है। आप नहीं ट्रिम करके जाओगे तो हो सकता है आपको फिर बोलें कि आप ट्रिम करके आओ जाओ, फिर हॉस्पिटल में कहाँ से क्या ढूंढोगे। सो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप ट्रिम करके जाएं अपने हेयर्स। आप ईयर वैक्स अपनी जो है उसको भी निकलवा के जाएं, एंड बॉडी हेयर्स जहाँ पे आप ट्रिम कर सकते हैं करके जाएं। क्योंकि आप सोचो आपके बॉडी पे हेयर्स हैं और वो ज़्यादा हैं, आपकी बॉडी को छुपा रहे हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगी ना। डॉक्टर आपकी बॉडी को ढंग से चेक करना चाहता है बट उसे दिख नहीं रहा, तो वो शक करेगा आप पे कि इसने इसलिए नहीं काटे, शायद इसको कोई इंजरी मार्क है। और उस दिन आपको बोल भी देंगे फिर वो कि अपने बॉडी हेयर ट्रिम करके आओ। एंड मोस्टली वो मतलब बच्चों के जो थे, मैंने जो देखे थे वो ट्रिम्ड ही थे। तो अगर आपके नहीं होंगे तो आप ओड वन आउट हो सकते हो वहाँ पे। तो अपने हेयर ट्रिम कर लेना, दिस इज़ दी इंस्ट्रक्शन। वो तो ऑब्वियसली आपको भी वो बता ही देंगे। डॉक्यूमेंट्स जो आपको लेके आने हैं वहाँ पे, अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है, ठीक है, किसी भी तरह की कोई भी सर्जरी हुई है और उसका मार्क आपकी बॉडी पे है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स कोशिश करना कैरी करने की। क्योंकि वहाँ बच्चे थे जिनके इंजरी मार्क्स कुछ थे, जिनकी सर्जरी हुई थी, जिनको स्टिचेस के मार्क्स थे। उनसे पूछा गया था किस चीज़ की सर्जरी हुई है, क्या हुई है, डॉक्यूमेंट्स दिखाओ कि वो सर्जरी अलाउड थी या नहीं थी। तो उनको फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आई थी। ऑब्वियसली वो अगर वो आपको रीमेडिकल दे देंगे तो फिर तो आपको मंगवाने ही पड़ेंगे। तो इट इज़ बेटर कि आप ले जाएं। अगर आपको लास्ट 3-4 ईयर्स में कुछ हुआ है और आपका मार्क जो है वो ज़्यादा दिख रहा है, इट इज़ विजिबल, जिसका काफ़ी पुराना है उसका तो क्या ही डॉक्यूमेंट मतलब मिलेंगे। अच्छा, अगर आपने लेसिक कराई है तो आपको अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे लेसिक के केस में, क्योंकि रूल जो है वो ये है कि आपकी लेसिक एटलीस्ट 6 months प्रायर टू द डेट ऑफ MST होनी चाहिए। तो जो भी दिन आपका MST होगा उससे एटलीस्ट 6 महीने पहले की होनी चाहिए। तो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। अच्छे हॉस्पिटल से आपने कराई है, आप कब डिस्चार्ज हुए थे, क्या डॉक्टर के रिमार्क्स थे आपके लेसिक के बाद, उसकी रिपोर्ट क्या थी, आपकी कॉर्नियल थिकनेस क्या थी, वो उन सब चीज़ों को चेक करते हैं। तो लेसिक वाला अपना सारा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना। बाकी उसके अलावा आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं जो आपके हैं, क्योंकि वो अगर किसी बच्चे को रीमेडिकल मिलेगा तो जैसे वो फ़ोटो वगैरह मांग लेते हैं। तो फ़ोटो अगर आपके पास नहीं होगी तो प्रॉब्लम होगी, फिर आपको कहाँ से फ़ोटो लाओगे? फ़ोटो तो आपको चिपकानी पड़ेगी रीमेडिकल वाले फॉर्म पे। तो अपनी पासपोर्ट साइज़ 3-4 फ़ोटोज़ लेके जाना वहाँ पे।
मतलब पीईटी पीएसटी में तो आपको चाहिए ही, उसके अलग से 2-3 और रख लेना अपने साथ में, अभी तो कोई ज़्यादा वेट नहीं होता है, तो वापस आ जाएंगी, ठीक है। अपनी पीईटी स्लिप आप लेके जाओगे, जो आपको मैंने अपनी पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वाली वीडियो में दिखाया था मैंने, कि उसमें आपका क्लियर लिखा होता है ना कि पीईटी क्लियर है, पीएसटी क्लियर है, क्वालिफाइड लिखा होता है, तो वो स्लिप आप अपने साथ कैरी करोगे। 1 ब्लू बॉल पॉइंट पेन आपको चाहिए, क्योंकि अगर आपको रीमेडिकल मिलता है तो वो आपको टर्न बाय टर्न बुलाएंगे और आपको बोलेंगे ये सब भरो, इनको साइन करो। वहाँ पे आपसे एक बुकलेट भी भरवाई जाएगी दोबारा से शायद, तो उसके लिए आपको पेन चाहिए, क्योंकि आपके पास नहीं होगा तो ऑब्वियसली जब सब भर रहे होंगे तो आप उनको देख रहे होगे, डॉक्टर की नज़रों में आप आओगे, वो आपको 4 बात बुलाएगा। डोंट गेट ह्यूमिलिएटेड, ऐसे काम मत करो कि आपको कोई कुछ बोले। अपने साथ अपने पेन लेके जाना, ठीक है। उसके बाद में आप अपना एडमिट कार्ड लेके जाओगे, जो भी आपका होगा उसी से आपको एंट्री मिलनी है। एंड डैफ की यहाँ ज़रूरत शायद नहीं होती है, डैफ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही टेस्ट होता है, यहाँ पे डैफ की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है, आपका एडमिट कार्ड, आपकी पासपोर्ट साइज़ कुछ फ़ोटोज़ चाहिए, आपको पीईटी स्लिप चाहिए। आई थिंक दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। टाइमिंग्स मैंने आपको बताया है कि 8 AM के आसपास वो बुलाते हैं। बच्चे थोड़ा लेट भी कर देते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई इशू नहीं है, 5-10 मिनट वो लेट भी होगा तो इज़ नॉट अ वेरी बिग डील, ठीक है। आपको फिर वो वहाँ पे बिठाएंगे, एक सिटिंग अरेंजमेंट होता है, आपको हॉस्पिटल के अंदर ले जाएंगे, मैं आपको हॉस्पिटल दिखाऊंगा अभी। आपको हॉस्पिटल के अंदर ले जाएंगे, आपको बिठाएंगे वहाँ पे। डॉक्टर्स आने में टाइम लगता है, 8:30 बजे के आसपास आप एंटर हो चुके होगे। डॉक्टर्स जनरली 9:30-10 बजे के आसपास आते हैं, तो ये बीच का जो 1 घंटा होता है, इसमें वो क्या करते हैं, आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स भरवा लेंगे, जो बुकलेट भरवानी होगी आपसे, आपकी जो थंब लगवाने हैं, जहाँ कुछ करना है वो करवा लेंगे, आपकी बायोमेट्रिक्स करवाएंगे, वेरीफाई करेंगे कि यू आर द सेम कैंडिडेट जो पीईटी वाले डे को अपीयर हुआ था। तो ये सब चीज़ें वो पहले करा लेते हैं, एंड डॉक्टर्स के आने से पहले ही आपके ब्लड और यूरिन सैंपल्स वो लेना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और बाकी जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो मतलब करते रहते हैं, तो स्टार्टिंग में वो अपना प्रोसेस सही रखते हैं। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिनकी वजह से थोड़ा वो डिले भी हो सकता है। तो ब्लड सैंपल जो हमारा था वो 9-10 के आसपास शुरू हुआ था। एक रूम था, उसमें आपको चेस्ट वाइज बुलाएंगे, आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा एंड आपको एक डब्बी दी जाएगी। उस डब्बी में आपको अपना यूरिन सैंपल लेके आना और वहाँ पे जाके डिपॉजिट करा देना है, ठीक है। 10 बजे के आसपास, सुबह के 10 बजे के आसपास आपका मेडिकल स्टार्ट हो गया था। अच्छा, स्टार्ट होने के बाद क्या होता है वो सब चीज़ें मैं अभी कवर करूँगा। एंड वन मोर थिंग, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जल्दी समझाऊँ, बट ये वीडियो ऑब्वियसली लंबी होने ही वाली है, क्योंकि मेडिकल अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, तो एक वीडियो में सम अप करना इसको थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। एंड आपको कुछ भी ऐसा है तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। फॉर द कैंडिडेट्स जो साउथ साइड से हैं, जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आप इंग्लिश में बात करें, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं करूँ, बट आई थिंक आई हैव टू एड्रेस द पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया ऑल्सो। सो वट आई हैव डन इज, आई हैव मेड माई नोट्स entirely in English. So if you have anything to ask, you can just pause the video and you can read my notes. यही नोट्स मैं वर्बली अनाउंस कर रहा हूँ, यही वो नोट्स मैं वर्बली बोल रहा हूँ। सो ऑल दी कैंडिडेट्स आर फ्रॉम सदर्न इंडिया, यू रीड माई नोट्स, एंड ऑल दी कैंडिडेट्स फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया, आई एम ट्राइंग टू यूज़ बोथ द लैंग्वेजेस, ताकि आपको चीज़ें समझ में आएँ। बस मुझे, मेरी जो प्रायोरिटी है वो ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। सो दोज हु क्वालिफाइड, उनको कोई स्लिप नहीं दी जाती है। जो आपका एमएसटी क्लियर करेंगे, लास्ट में ग्रुप फ़ोटो ले लेंगे उनकी चेस्ट नंबर्स के साथ और उनको जाने के लिए बोल दिया जाएगा। लेकिन जो रिजेक्ट होंगे उनको अनफिट का सर्टिफिकेट मिलता है। और अनफिट वालों की एक अलग ग्रुप फ़ोटो होती है, जो फिट होते हैं उनकी एक अलग ग्रुप फ़ोटो होती है। जो फिट होंगे उनको जल्दी भेज देंगे फ़ोटो करा के, जो अनफिट होंगे उनको वहाँ पे खड़ा रखेंगे। उनको ब्रीफ किया जाएगा अबाउट दी आरएमई एग्जामिनेशन, उनको बताया जाएगा कि वो अनफिट डिक्लेयर क्यों हुए हैं, उनसे डॉक्यूमेंट्स भराए जाएंगे और उनको समझाया जाएगा कि उनको नेक्स्ट डे कहाँ रिपोर्ट करना है और कैसे आना है। सो ये आपका हॉस्पिटल है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने गूगल मैप से जो सैटेलाइट इमेज है वो डाउनलोड की है। दिस इज़ योर ITBP 13th बटालियन। देखो ये रहा, है ना। मैंने आपको बताया था कि यहाँ आपकी 100 मीटर रेस होगी, यहाँ ऐसे आपकी 400 मीटर रेस होगी, मैंने आपको समझाया था। तो दिस इज़ योर 39th बटालियन ITBP। यहाँ से आपको अगर आपका एक्सरे कराना होगा तो यहीं से बस ले जाएगी आपको, ऐसे रास्ते से जाके, पीछे से कहीं से इनका रास्ता निकलता है, तो ये कच्चे रास्ते पे से भी थोड़ा बहुत चला के यहाँ ज्वाइन करके
ये आपका रेफरल हॉस्पिटल है, दिस इज़ योर रेफरल हॉस्पिटल। सो यू कैन सी देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस बिटवीन दीज टू हॉस्पिटल, दीज टू बटालियंस। ये डायगनली ऐसे है, ठीक है, बिल्कुल पीछे या 5-10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। तो नेक्स्ट डे हमें यहाँ रिपोर्ट करने के लिए नहीं कहा था, हमें डायरेक्टली यहाँ बुलाया गया था। दिस इज़ द हॉस्पिटल, दिस इज़ द रेफरल हॉस्पिटल जहाँ पे आपको बुलाया गया जाएगा। इसके शायद फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे आपको मतलब मेडिकल जो होता है वो करते हैं। दिस इज़ द हॉस्पिटल, ये आप देख सकते हैं। तो लगेज एंड रीलोकेशन के बारे में बता देता हूँ। देखो, कम से कम 2 दिन तो लगने ही हैं, 2 दिन से कम तो नहीं लगेंगे, दिस इज़ माई गारंटी। एक दिन तो आपका फिजिकल होगा और एक दिन आपका मेडिकल होगा। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो वो आपको 2 दिन में फ्री कर देंगे और आपको भेज देंगे। बट अगर आप अनफिट हो गए हो और आपको रीमेडिकल के लिए बुलाया गया है तो भाई कितने दिन लगेंगे ये तो नहीं बता सकता, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके बहुत ज़्यादा दिन लगे थे, कुछ दिन ऐसे थे जिनके कम लगे थे। बट रीमेडिकल के केस में काफ़ी दिन लग जाते हैं। तो आप अपने साथ लगेज कैरी करना, अपने जो आपके जो मतलब कपड़े वगैरह हैं एटलीस्ट 5 दिन के तो ले आना साथ में, ठीक है। रीमेडिकल मिल गया तो बहुत प्रॉब्लम होगी, नहीं मिला तो वापस चले जाएंगे, कपड़ों में कौन सा ज़्यादा वेट होता है। तो मैं अपना केस बता देता हूँ भाई। मेरा 15th को जो है फिज़िकल था, तो मैं 14th को पहुँच गया था नोएडा एंड मुझे रीमेडिकल मिला था। तो रीमेडिकल के बाद जब मैं फ्री हुआ, मेरा जो रीमेडिकल का रिज़ल्ट आया था वो 20th को आया था। सो यू कैन सी कि मेरे केस में 7 डेज़ लगे थे, इंक्लूडिंग 14th एंड 20th। मुझे 7 दिन लगे थे। मैं बाहर रहा था, कपड़ों की प्रॉब्लम हो जाती है, आपके पास कपड़े नहीं होते, आप 2-3 दिन के लेके चलते हो, फिर वहाँ आप उन्हीं को रीयूज़ करते हो, धो तो आप सकते नहीं हो। तो अपने कोशिश करो यार, एटलीस्ट 3-4 दिन के तो कपड़े ले ही जाओ, ज़्यादा वेट नहीं होता है, आप वापस ले आना, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप क्लियर हो जाते हो। बट नहीं क्लियर होते हो तो आपको फिर यू विल थैंक मी लेटर कि मैंने आपको बताया ये सब। रिटर्न टिकट अपनी बुक मत करना, क्योंकि मेडिकल इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। आपको नहीं पता वो आपको जल्दी छोड़ेंगे या वो आपको लेट छोड़ेंगे, आपको उस दिन छोड़ेंगे भी या नहीं ये भी श्योरिटी नहीं होती है, क्योंकि कुछ चीज़ें डिले हो जाती हैं, ठीक है। बैच बड़ा है, डॉक्टर नहीं था, डॉक्टर ने डिले कर दिया, कुछ रूल्स के हिसाब से डॉक्टर चलते हैं। तो सनसेट के बाद एग्जामिनेशन नहीं कर सकते, ऐसा रूल्स में मेंशन है। तो हो सकता है कोई डॉक्टर मिले ऐसा जो रूल्स फॉलो करता हो, तो वो आपको भेज के अगले दिन बुला ले। तो रिटर्न टिकट अपनी किसी पर्टिकुलर डेट की फ़िक्स मत करना, बाद में चले जाना तत्काल में करवा के, ठीक है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स ले आना, मैंने आपको बताया था। अपनी जो पीएसटी वीडियो में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अपने साथ में रखना। नाउ आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द क्रोनोलॉजी ऑफ द इवेंट्स। आपका सबसे पहले बायोमेट्रिक होगा, आपसे बुकलेट भरवाई जाएगी, कुछ फॉर्म्स वगैरह भरवाए जाएंगे। उसके बाद आपका ब्लड यूरिन सैंपल होगा एंड ब्लड यूरिन सैंपल एंड चेस्ट एक्सरे गो हैंड इन हैंड विद ईच अदर। हो सकता है आपका चेस्ट एक्सरे पहले ले लें, ब्लड यूरिन सैंपल बाद में लें। हो सकता है आपका ब्लड यूरिन सैंपल पहले ले लें और चेस्ट एक्सरे बाद में लें। तो कुछ भी हो सकता है, उसमें तो क्या ही प्रॉब्लम है। चेस्ट एक्सरे में भी आपका सैंपल लेना है, ब्लड यूरिन में भी, तो वो तो पहले लो बाद में लो, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है। अपने साथ 2-3 बैंडेड ले जाना। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप इमेजिन करो, आपको उधर वो सुई जो यूज़ करते हैं वो सरकारी सुई, आपको पता ही है, थोड़ी सी ब्रॉड होती है वो। और जो ब्लड सैंपल ले भी रहे थे, मैंने पर्सनली देखा था यार, वो मेरे से जो पहले बच्चा था उसकी उनको शायद वो वीन नहीं मिली होगी, वीन, तो उन्होंने उसको नीडल अंदर डाली, खून निकाला, नहीं निकला, फिर वो नीडल बाहर निकाल के फिर दोबारा अंदर डाली। तो ऐसा भी होता है। मेरे केस में तो नहीं हुआ, मेरे से पहले जो था उसको मैंने देखा था, उसको तो 2 बार मतलब नीडल बाहर निकाल के अंदर डाली थी। मेरे केस में उनको मिल गई थी, बट देन नीडल फिर भी थोड़ी मोटी होती है, तो हो सकता है खून थोड़ा बहुत निकले। जैसे ही आपका ब्लड सैंपल लेंगे, आपको एक डब्बी पकड़ा देंगे हाथ में, एक छोटी सी कॉटन दे देंगे आपको, आपके जहाँ से सैंपल लिया था वहाँ कॉटन रख देंगे। अच्छा, कॉटन रखने के बाद आप अपनी एल्बो फोल्ड करके जाओगे, क्योंकि एल्बो खोलोगे तो थोड़ा बहुत ब्लड निकलेगा। अब सोचो, आप इमेजिन करो, आपको एक एल्बो फोल्डेड है आपकी, आपको यूरिन सैंपल भी देना है, तो कैसे दोगे? नहीं दे सकते ना, बहुत प्रॉब्लम आती है भाई, क्योंकि आपको डब्बी को भी होल्ड करना है, आपको उसमें सैंपल भी देना है। बहुत प्रॉब्लम हुई थी, हमें भी हुई थी। और आप एल्बो सीधी करके उसको पकड़ोगे तो फिर आपको थोड़ा बहुत ब्लड निकलने लगेगा। तो बैंडेड ले जाना, कुछ नहीं है, वो सैंपल लेंगे, वहीं बैंडेड लगाइए और अपने हाथ को फ्री छोड़ देना। फिर मेडिकल बोर्ड मैं बता देता हूँ, ये हमारा मेडिकल बोर्ड था। इसके अंदर एक जनरल सर्जन थे, आपके भी यही सेम होने हैं, एक आई स्पेशलिस्ट थे
एंड वन वाज मेडिसिन स्पेशलिस्ट। इनके क्या क्या काम है मैं बता देता हूँ। 3 मेंबर्स का बोर्ड बनता है, इनमें से कोई एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। हमारे केस में द जनरल सर्जन वॉज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। आपके केस में हो सकता है आई वाला हो, या फिर मेडिसिन वाला हो, या फिर जनरल सर्जन ही हो। एनी वन ऑफ द ऑफिसर्स आर प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो होते हैं, कोई भी हो सकता है, वो सीनियरिटी बेसिस पे डिसाइड होता है, वो अलग बात है, ठीक है। तो बाइफर्केशन किस तरह से होती है, हमारे केस में क्या हुआ था, 26 कैंडिडेट्स का उन्होंने लिया था मेडिकल, एंड इन बच्चों को उन्होंने 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। 2 या 3 ग्रुप्स वो जनरली डिवाइड करते हैं, 8-9 कैंडिडेट्स, और वो क्या करते हैं ना, पैरेलली मेडिकल लेते हैं ताकि जल्दी सब कुछ हो जाए। जैसे कि क्या करेंगे, 9 बच्चों को बोल देंगे, जो शुरू वाले 9 बच्चे हैं ना, उनको बोल देंगे, ग्रुप बना के भेज देंगे, एक जवान भेज देंगे आपको साथ में एस्कॉर्ट करने के लिए, और आपको 9 जनों को बोलेंगे कि जाओ आई वाले के पास जाओ। आप आई वाले रूम के बाहर खड़े हो जाओगे, इन 9 बच्चों का आई का हो जाएगा। जो लास्ट वाले 8 होंगे उनको जनरल सर्जन के पास पहले भेज देंगे, जो बीच वाले 9 होंगे उनको मेडिसिन वाले के पास भेज देंगे। ऐसा वो करते हैं। हमारे केस में ऐसा हुआ था, शुरू में 2 ग्रुप बनाए थे क्योंकि जनरल सर्जन हमारे वाले किसी ऑपरेशन में बिजी थे तो वो लेट आए थे। तो हमारे में क्या किया था, आधे बच्चे आई वाले में भेज दिए, आधे बच्चे मेडिसिन वाले में भेज दिए, और थोड़ी देर बाद सबका ही हो गया था। तो आपके केस में थिंग्स वेरी कर सकती हैं, हो सकता है 3 ग्रुप बने, हो सकता है 2 ग्रुप बने, हो सकता है 1 बने। मैं आपको जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। तो एमएसटी जो होता है वो साइमल्टेनियसली होता है, ठीक है। एक्सरे भाई मोस्ट केसेस में जो है वो पीईटी वाले दिन ही होता है, मैं बता चुका हूँ, बट हमारे केस में एमएसटी वाले दिन हुआ था। आपको ऊपर के आपकी जो बॉडी होगी अबव द टोर्सो, उस पे से आपको कपड़े उतारने के लिए बोला जाएगा, एंड लिटरली आप बेयर बॉडी होते हो, दिसंबर का टाइम होता है, एंड आपकी बॉडी पे कोई क्लोथ नहीं होगा, ऊपर वाली बॉडी पे, नीचे आप पैंट्स ट्राउज़र जो पहनना है पहनो, ऊपर नहीं होगा। चेस्ट एक्सरे में कुछ नहीं है, सिंपल वो आपको वहाँ पे खड़ा कर देंगे एक्सरे के सामने, आपको बोलेंगे कि लंबा सांस लो, उसको होल्ड करके रखो, फिर वो एक्सरे ले लेते हैं और आपको जाने के लिए बोल देंगे। एक्सरे रिपोर्ट 3-4 घंटे में आ जाती है, आपको दिखेगी भी नहीं वो रिपोर्ट। बस ये होता है कि डॉक्टर्स उसको एनालाइज करेंगे, कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो आइडेंटिफाई करके एंड फिर डिक्लेयर कर देंगे, नहीं होगी तो जाने देंगे। बट कोई भी रिपोर्ट, ब्लड, यूरिन, एक्सरे कुछ भी आपको नहीं दिया जाएगा, आपकी फाइल में लगा देंगे वो, दैट्स इट। तो अपना माई एक्सपीरियंस विद डॉक्टर्स मैं बता देता हूँ। तो आई स्पेशलिस्ट जो थी, फीमेल ऑफिसर थी, कमांडेंट रैंक की ऑफिसर थी, ठीक है। उनका नाम था डॉक्टर अमृता सिंह, चीफ मेडिकल ऑफिसर थी एट कंबाइंड हॉस्पिटल बीएसएफ कोलकाता। तो ये आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर थी, ठीक है। तो आई में आपको कोई प्रॉब्लम होगी और आप सोचो कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपको छोड़ देगा, ऐसा बहुत रेयर ही होगा। हमारी आई वाली जो डॉक्टर थी बड़ी स्ट्रिक्ट थी, ये जो मैम थी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। इसका रीज़न क्या था मुझे नहीं पता, वो नेचुरली ही स्ट्रिक्ट थी या क्या था, बट हमें जब ब्रीफिंग हो रही थी हमारी सुबह के टाइम, तो एक जवान ने हमें बताया था कि किसी पुराने बैच में कोई एक बच्चा मैम के सामने हंस रहा था। अब वो क्यों हंस रहा था, मैम ने उसको किस वे में लिया है, वी डोंट नो, बट जब मैम ने उसको रूम में बुलाया था चेकअप के लिए, तो उस रूम में मैम और वो दोनों अकेले थे। तो वो हंस रहा था, तो मैम उसके बाद से स्ट्रिक्ट हो गई थी और उन्होंने दनादन रीमेडिकल्स देने स्टार्ट कर दिए थे। तो ऐसे भी मतलब स्टूडेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, आप ऐसा मत करना, क्योंकि अल्टीमेटली आप अपना ही नुकसान करोगे। देखो, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ऑफिसर बन चुकी है ना, तो आपने तो बनने जाना है, तो ये सब कार्टून वाले काम मत करना। शी वॉज़ वेरी स्ट्रिक्ट, मैंने आपको बताया। हमारे बैच में 26 बच्चे गए थे, उसमें से 9 बच्चों को तो सिर्फ आई में रीमेडिकल मिला था, आप देख सकते हो, ठीक है। मतलब सोचो, फिजिकल जो था पीएसटी और पीटी, उसमें तो टोटल मिला के शायद 4 या 5 बच्चे बाहर हुए थे, बट देखो मेडिकल में सिर्फ आई में 9 बच्चे बाहर कर दिए। आप देख रहे हो, हम मेडिकल को बहुत हल्के में लेते हैं, लेना नहीं चाहिए। दिस इज़ माई स्लिप मेमोरेंडम अनफिट, इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, इसमें बताया हुआ उन्होंने कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, आकस जोनालिस इन बोथ आई, एंड ये आप देख सकते हो, मैंने नाम यहाँ से उठाए हैं, ये रामरीता सिंह, ये भूपेंद्र सिंह हमारे मेडिसिन वाले थे, एंड राज कमल निमेश करके कुछ नाम है इनका, ये हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे जो जनरल सर्जन थे, एंड ये रहा राज कमल निमेश सर, ठीक है। तो ये 3 डॉक्टर्स थे, एंड अभी हम बात करते हैं कि मेरा आई में क्या हुआ था, कैसे चेक करते हैं वो, एंड सम स्पेशल एडवाइस टू पीपल जो या तो स्पेक्स पहनते हैं या फिर उनकी लेसिक हो चुकी है, ठीक है। अगर आप स्पेक्स पहनते हो
भाई अपने चश्मे का नंबर लेके चले जाना दोनों आईज़ का, ठीक है। आपको मायोपिया है, आपको हाइपरमेट्रोपिया, आपका कौन सा किस तरह का लेंस है, आप उसकी एक प्रॉपर ले जाना, एक प्रिस्क्रिप्शन जो स्लिप आती है वो ले जाना अपनी पावर की। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर आपको वहाँ पे कई सारी चीज़ें पढ़ने को बोलेगा। तो डॉक्टर आपसे नहीं पूछेगा कि बताओ आपकी आई साइट कितनी है, नहीं। डॉक्टर क्या करेगा, आपसे आपकी प्रिस्क्रिप्शन स्लिप लेगा। आपकी प्रिस्क्रिप्शन स्लिप लेके आपकी आई में जितने नंबर का लेंस डलता होगा वो अपने से वो लेंस आपके आगे रखेगा और फिर आपको पढ़ने के लिए बोलेगा। और बिना प्रिस्क्रिप्शन स्लिप के आपको वापस भगा दिया जाएगा, तो अपनी साथ में ले जाना। अननेसेसरीली आपका और पूरे बैच का टाइम वेस्ट होगा वहाँ पे। तो कहीं से प्राइवेट हॉस्पिटल की भी ले जाना, बट एक ले जाना जो लेटेस्ट हो, मतलब लास्ट जो 48 या फिर 72 आवर्स की हो, एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल ले जाना अपने साथ। या तो फिज़िकल जब आपका हो जाए उसी दिन शाम को आपको छोड़ देंगे वो, उसके बाद किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल या कुछ भी ऐसा चेकअप वाला ढूंढ लो, वहाँ प्रिस्क्रिप्शन करा लो, 100 150 200 रुपये मैक्सिमम लगेंगे। बट ये ले जाना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिनका लेसिक हुआ है मैंने बता दिया आपको, आपको अपना सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा कि आपका लेसिक हुआ है, कितनी पावर का क्या हुआ है, लेंस की पावर कितनी है, कब हुआ था, वो सब ले जाना साथ में, ठीक है। आपकी लेसिक मैं आपको ये बता देता हूँ, जब भी आपका आई चेकअप होगा ना, तो आपकी कॉर्नियल थिकनेस, जो आपका कॉर्निया होता है उसकी कॉर्नियल थिकनेस 425 माइक्रोन्स मिनिमम होनी चाहिए। ये एडवर्टीजमेंट में, यूपीएससी के एडवर्टीजमेंट में भी स्पेसिफाइड है, और ये एमएचए की जो गाइडलाइंस है उसमें भी है। ये नहीं होगी तो बाहर कर देंगे। 424 भी हुई ना, अगर मेरे से लिखवा के ले लेना, बाहर कर देंगे। मैं एक पर्सनली बच्चे को जानता हूँ जिसको मतलब प्रॉब्लम हुई थी, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बट इसको हल्के में मत लेना। अपनी कॉर्नियल थिकनेस चेक करा लेना अगर आपकी लेसिक हुई है तो, ठीक है। 425 माइक्रोन्स वो मांगते हैं CAPF में, एंड 450 माइक्रोन्स वो मांगते हैं NDA और CDS में। तो यहाँ तो थोड़ी रिलैक्सेशन ही है भाई, 25 माइक्रोन्स तो यहाँ छोड़ ही रहे हैं। तो इट इज़ बेटर कि आप पहले टेस्ट करा लें, क्योंकि इसकी कोई आई ड्रॉप्स वगैरह या कुछ सप्लीमेंट आते हैं जो थोड़ा कॉर्नियल थिकनेस बढ़ा भी देती है। तो आपकी कम है तो आपके पास टाइम है, आप अभी उसको ठीक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको अगर कोई सर्जरी हुई है तो वह एटलीस्ट 6 मंथ्स पुरानी होनी चाहिए, किसी भी चीज़ की हुई है तो, फ्रॉम द डेट ऑफ MST। अगर 6 मंथ से पुरानी नहीं हुई ना तो आपको रीमेडिकल देंगे वो, क्योंकि वो अपने ऊपर लोड नहीं लेते हैं, वो रीमेडिकल बोर्ड पे छोड़ देंगे। रीमेडिकल अगर आपको मिल गया तो भाई मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल पेशेंस आपका चेक हो जाना है वहाँ पे। तो आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके लेसिक के या फिर दूसरी कोई भी सर्जरी होगी तो अपने साथ में ले जाना, ठीक है। दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो प्रोसीजर क्या होता है आई का मैं बता देता हूँ। फर्स्ट बैच जो था हमारा 7 से 8 कैंडिडेट्स थे। आपको एक जवान दिया जाएगा जो कि आपको एस्कॉर्ट करके मेडिकल ऑफिसर के रूम तक लेके जाएगा। वहाँ वेट करोगे, एक एक करके बच्चा अंदर जाएगा, बाकी सारे बाहर वेट करेंगे। तो अंदर क्या होता है, आपको आपका विजन चेक करेंगे सबसे पहले। विजन कैसे चेक करेंगे, आपको स्मॉल फ़ॉन्ट्स पढ़ने के लिए बोलेंगे। एक बुक सी होती है उसमें कुछ छोटा छोटा लिखा होता है, वो पढ़ने के लिए बोलेंगे। रैंडमली बीच में से वो जवान मतलब एक असिस्टेंट होता है डॉक्टर का, वो आपको बोलेगा कि यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो और यहाँ तक पढ़ो, कहीं से भी रैंडमली उठा के। तो आपको वो पढ़ना है, उसको थोड़ा दूर करके पढ़वाएगा, नज़दीक आके पढ़वाएगा, ठीक है। और इंडिविजुअल आई से भी पढ़वाया जाता है। एक आई को आपको ढक देगा, वो आपको आई बंद करने के लिए, हाथ लगाने के लिए बोल देगा, और सिर्फ एक आई से पढ़ेगा। तो दोनों आई आपकी इंडिविजुअली टेस्ट होंगी। तो ऐसा अगर किसी को एक आई में प्रॉब्लम है तो वो रिजेक्ट हो सकता है। तो राइट और लेफ़्ट दोनों चेक होती हैं अलग अलग, ठीक है। आपको फिर ये जो डॉक्टर के रूम में आपने देखा होगा ना, ये ग्लास का ये लगा होता है, ये आपको पढ़ने के लिए बोलेंगे। ये तो इसकी सारी लाइंस आपको पढ़ने के लिए बोलेंगे वो। उसके बाद बुक का तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में आपकी आई बॉल की मूवमेंट्स चेक करेंगे, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, आपके सामने एक पेन पेंसिल जो भी होगा उसको ले लेंगे, आपकी बिल्कुल आई इसके पास ले आएंगे और उसको बोलेंगे कि आप इस पर फोकस करो। फिर आपको बोलेंगे कि इस पर फोकस करो, फिर वो पेन को रोटेट करेंगे और आपकी आई बॉल्स जो हैं, आपकी गर्दन नहीं, सिर्फ आपकी आई बॉल्स पेन के साथ साथ रोटेट करेंगी, ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट सब चेक करा लेंगे। उससे ये पता लग जाएगा कि आपकी आई बॉल्स जो हैं वो प्रॉपरली मूव करती हैं और कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपकी टॉर्च में एक वो फ्लैश सा मार के चेक करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं बट करते हैं, कोई अब नॉर्मेलिटी है या नहीं है। फिर आपकी कलर ब्लाइंडनेस चेक होगी। एक इशियारा बुक आती है,
ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि वो इशारा बुक यूज़ करते हैं। तो अगर किसी को थोड़ी बहुत है दिक्कत कलर ब्लाइंडनेस की तो बुक ले आओ और प्रैक्टिस कर लो अगर कर सकते हो तो, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस में लेवल्स जो होते हैं वो CP1, CP2, CP3, CP4 होते हैं। 1, 2, 3 इज़ अलाउड। CP4 जो है वो रिजेक्शन का कॉज बनेगा। अगर किसी बच्चे को CP4 है तो वो रिजेक्ट होगा। और MST में अगर आपको इनमें से मान लो CP3 है या CP2 है तो MST में वो रीमेडिकल दे देंगे कलर ब्लाइंडनेस में। फिर आपको कौन से लेवल की कलर ब्लाइंडनेस है ये आपको रीमेडिकल का बोर्ड बताएगा और फिर वहाँ आपको फाइनली फिट और अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। हाँ, जो आपका जो रीमेडिकल का बोर्ड होगा, अगर आपको CP4 है या CP3 है वो कौन डिसाइड करेगा? आपका रीमेडिकल का बोर्ड। एंड रीमेडिकल के बोर्ड ने एक बार आपको बता दिया तो फिर वो फाइनल है, उसको फिर चैलेंज नहीं किया जा सकता। सो कलर ब्लाइंडनेस वॉज टेस्टेड प्रॉपरली, बहुत अच्छे से उन्होंने चेक किया था, 2-3 बुक्स थी, ठीक है। अगर उनको डाउट होगा तो वो आपको अनफिट डिक्लेयर कर देंगे एंड RME में फिर आपको लेवल्स डिसाइड होंगे। तो हमारे केस में काफ़ी सारे बच्चे कलर ब्लाइंडनेस में मतलब बाहर हुए थे। 3 से 4 बच्चे थे जो हमारे में रिजेक्ट हुए थे कलर ब्लाइंडनेस में। तो आप CP1, 2, 3, 4 ये मैंने बता दिया, रीमेडिकल बोर्ड आपको डिसाइड करेगा। उसके बाद ऐसी कोई एक मशीन होती है, मैंने आपको दिखा दिया है, यहाँ पे ले जाएंगे आपको और बोलेंगे कि यहाँ पे अपनी चिन रखो। फिर आपकी आंखों को ढंग से वो टेस्ट करेंगे कि आपकी लेसिक तो नहीं हुई है तो ठीक है या नहीं है, आपको मतलब आपकी कॉर्नियल थिकनेस कितनी है, आँख में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, मतलब पूरा इन डेप्थ वो चेक करते हैं भाई। क्योंकि मेरे को जिस चीज़ में उन्होंने रिजेक्ट किया था ना, अनफिट डिक्लेयर किया था, मैंने तो कभी ज़िंदगी में सुनी भी नहीं थी। तो यहाँ पे जो डॉक्टर था उन्होंने ढंग से चेक किया था आई में, ठीक है। तो जब तक वो 7-8 कैंडिडेट्स में मतलब आपकी जब टर्न कंप्लीट हो जाएगी तो आपको बोलेंगे रूम के बाहर जाओ, आप रूम के बाहर जाओगे और आप वहीं जाके वेट करोगे जहाँ सारे बच्चे वेट कर रहे हैं। जब तक उस पूरे बैच का कंप्लीट नहीं हो जाता आप सब वहीं वेट करते रहोगे। फिर वो पूरा बैच उस जवान के साथ वापस वहाँ आएगा जहाँ पे आप बैठे हुए थे। तो ये आपका प्रोसीजर होता है। ये आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होगा। इसमें क्या है ना, इसमें पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। आप ये देख सकते हो, आपको मतलब दिख भी रहा होगा, मैं इसको कलर से हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये देखो, ये ग्रीन वाला पैटर्न है ना, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हो। वो आपको बोलेंगे कि ये पैटर्न बना के दिखाओ। तो अगर आप नहीं बना पाओगे तो ऑब्वियसली आप कलर ब्लाइंड हो। ये पैटर्न इस पर बना हुआ है, ठीक है। सेम ये भी पैटर्न है, ये भी पैटर्न है। सिंपल है ये, मतलब कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप देख सकते हो, इसमें कोई मतलब ज़्यादा बड़ी थी, ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, ये बिल्कुल ही सिंपल है। ये थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको आप देख लेना। ये ऐसे पैटर्न बनवाने के लिए बोलेंगे आपको कि इसके ऊपर से पेन चलाओ। उसके बाद ये नंबर्स पढ़वाएंगे। फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हो, दिस इज़ 42, ठीक है। ये भी आप देख सकते हो, दिस इज़ 74 है ये। तो आपको इसी तरह से इशारा की बुक दे देंगे और आपको पढ़ने के लिए बोलेंगे, ठीक है। मेरी एडवाइस क्या है पर्सनली, मैं आपको बता देता हूँ। इस वाली एडवाइस को थोड़ा ध्यान से सुनना। कभी भी किसी की बात पे यकीन मत करना। जब बच्चे डॉक्टर के रूम से बाहर आते हैं ना तो बहुत कुछ बोलते हैं, ये तो स्ट्रिक्ट है, इसने तो पता नहीं क्या क्या चेक कर लिया, इसने तो जो एक कैंडिडेट अब मेरे से पहले था उसकी पर्ची पे कुछ लिख दिया है। अननेसेसरीली स्ट्रेस क्रिएट करवाने वाले काम करते हैं। भाई किसी की फालतू बात पे यकीन मत करना, सुनना ही मत, ठीक है। रीज़न बता देता हूँ क्यों। क्योंकि इसके बाद आपका जो है वो मेडिसिन वाला डॉक्टर चेक करेगा, ठीक है। आपने मान लो किसी की बकवास सुन ली, ठीक है। आपको सुनने के बाद एंग्जाइटी हो गया, थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया आपको, या फिर आप शॉक में पैनिक में चले गए कि यार मेरी पर्ची पे कुछ लिख दिया, अगला नंबर मेरा है, पता नहीं क्या होगा। आप डरोगे, ठीक है। डरने से आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे जाएगा, ठीक है। और अगला जो आपका टेस्ट होना है वो मेडिसिन वाला होना है, ठीक है। मेडिसिन वाले ने आपकी BP और पल्स रेट चेक करना है। BP ऊपर नीचे हुआ, सिस्टोलिक या डायस्टोलिक की जो लिमिट है वो ब्रीच हुई, तो वो आपको रीमेडिकल दे देगा। जिन बच्चों को रीमेडिकल मिला था ना BP में, वो भाई रेंज में ला ही नहीं पाए। क्योंकि जब तक आप नॉर्मल रहते हो तब तक आप नॉर्मल रहते हो। जब आपको पता लग जाता है ना कि आपको BP में दिक्कत है, तो जब भी आपका चेक होता है आप घबराते हो और आपका BP रेंज में नहीं आता है। तो भाई किसी की फालतू बकवास वहाँ सुनना मत, प्रोसेस को एंजॉय करना, काम रहना, अपना BP फालतू में मत बढ़वाना, ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम कुछ है आई में तो अभी जाके अपना मेडिकल चेकअप करवा लो, वेट मत करो। हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हों जिनको ठीक किया जा सकता हो, लेकिन आपको पता ही ना हो कि आपके साथ हो रही है वो चीज़। सो इट्स बेटर अभी जाओ, चेक कराओ
आपके पास बहुत टाइम है, उसको ठीक कर लो ताकि मेडिकल होते होते आप ठीक हो जाओ। वहाँ जाके किसी की मत सुनना, अभी सुन लो जिसकी जो सुननी है। ये लेसिक स्टैंडर्ड्स हैं, वीडियो को पॉज कर लेना और इसको पढ़ लेना। मैं ये चीज़ें अभी इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि अननेसेसरीली वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप देख सकते हो 6 मंथ्स की चाहिए, ये एक्सियल लेंथ है, ये बता रखी है, ये बिल्कुल प्रिसाइजली मशीन में आ जाती है। ये मत सोचना कि सिर्फ लिखा हुआ है। ये 425 माइक्रोन्स की कॉर्नियल थिकनेस मैंने बता दिया है आपको। ये पूरा पढ़ लेना, आप देख लेना, ठीक है। सेम गोज फॉर दिस, जो विजुअल स्टैंडर्ड्स हैं फॉर डायरेक्ट एंट्री गेजेटेड ऑफिसर्स इन CAPFs, NSG एंड असम राइफल्स, इसकी जो भी हैं आप देख लेना। CP3 तक अलाउड है, इन्होंने स्पेशली लिखा हुआ है। और ये जितने भी हैं वो आप देख लेना, ठीक है, पोज करके पढ़ लेना। सेम गोज विद दिस, इसको पोज करके एक बार ढंग से पढ़ लेना। वो इसमें पूरा प्रोसीजर बताया हुआ है कि आपको किस तरह से टेस्ट किया जाएगा, जो मैं आपको बोल के वर्बली बता चुका हूँ। तो दिस इज़ फॉर कैंडिडेट्स फ्रॉम सदर्न इंडिया, वो आप पढ़ सकते हो पूरा प्रोसीजर कि वो मेडिकल किस तरह से लेते हैं। ये मार्टिन लैंटन टेस्ट जो होता है वो क्या होता है, CP1 क्या होता है, CP2, 3, 4 ये क्या होते हैं, ये इसमें पूरा अलग से बताया हुआ है। तो आपको पता लग जाना चाहिए आपकी कौन सी लेवल पे आपकी कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक। उसके बाद में आते हैं आई टेस्ट, ख़त्म हो गया आपका, इतना ही था आई टेस्ट, ठीक है। आपको रिजल्ट अभी नहीं दिया जाएगा, रिजल्ट आपको बाद में मिलेगा। यू विल कम बैक टू योर ओरिजिनल पोजीशन एंड आपके जो नेक्स्ट 7-8 कैंडिडेट्स होंगे वो आई चेकअप के लिए फिर जाएंगे, ठीक है। आई रिजल्ट्स जो होंगे वो शाम को डिक्लेयर किए जाएंगे, अभी आपको कुछ नहीं बताया जाएगा। ओनली दोज हु आर डिक्लेयर्ड अनफिट विल बी टोल्ड अबाउट देयर प्रॉब्लम एंड प्रोसीजर फॉर RME। जो फिट होंगे उनको तो बताना ही क्या है भाई, आप क्लियर हो तो फिर क्लियर हो, जो नहीं है उनको बताना पड़ेगा ना कि क्या प्रॉब्लम है। सो दिस वॉज दी सिटिंग अरेंजमेंट। मैं जूम आउट करके दिखा देता हूँ इसको आपको। दिस इज़ दी सिटिंग अरेंजमेंट जो हमारे केस में था, ठीक है। यहाँ वॉशरूम्स थे, ये वॉशरूम्स थे, यहाँ बच्चे बैठे हुए थे, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ बच्चे बैठे थे। ये सिटिंग है, ये जो ये लगे हुए ना, ये चेयर्स लगी हुई हैं, ठीक है। इस पर एक बच्चा बैठा है और यहीं इनके बैग रखे हुए हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ये कॉरिडोर था आपका, ठीक है। यहाँ पे बुला बुला के आपसे डॉक्यूमेंट वो वेरीफाई करा रहे थे, PST ये साइन कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ये आपका जो ये कॉरिडोर था, ये भी कॉरिडोर था। ये जय क्या कर रहे थे, जैसे ये वाले बच्चे हैं ना, ये उठा लिए और इनको सबको लेके नीचे वाले फ्लोर पे आई का कराने के लिए, फिर ये सारे बच्चे एक साथ वापस आएंगे, ठीक है। मीनवाइल ये वाले बच्चे उठा लिए पीछे वाले, इन सबको भेज दिया मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास, ये करा रहे हैं। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब आई और मेडिसिन दोनों का हो चुका होगा। जब दोनों का हो चुका होगा तो फिर वो किसी तीसरे का करवा लेंगे, बीच वालों का करवा लेंगे, जिसके पास जो बैच बचेगा, ताकि खाली ना बैठे कोई, है ना। अगर सोचो एक बारी में मेडिसिन वाला ही कर रहा होगा तो जनरल सर्जन और आई वाले तो खाली बैठ जाएंगे ना। तो ये चीज़ ना हो, एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने के लिए वो पैरेलली ग्रुप को डिवाइड करके पैरेलली मेडिसिन वो चलाते हैं, ठीक। ब्लड यूरिन सैंपल, वही लाइन लगी थी यहाँ पे, यहाँ इस रूम में ब्लड यूरिन सैंपल लिया गया था। उसके बाद में देखो हम यहाँ बैठे थे, यहाँ पे CISF वाला जो बच्चे थे उनकी चेयर्स ऐसे यहाँ लगा रखी थी, यहाँ पे वो ऐसे बैठे थे। तो हमसे थोड़ी सी दूर वो बैठे थे और इनका एक अलग बोर्ड था, ठीक है। ये 3 डॉक्टर्स जो मैं, ये जो 2 हैं ये हमारे बोर्ड के हैं। इनके जनरल सर्जन का रूम शायद ये होगा, इनके मेडिसिन वाले का रूम शायद पीछे, यहाँ कहीं पीछे कहीं होगा। तो इनका बोर्ड अलग था, हमारा बोर्ड अलग था, सिर्फ आई वाला डॉक्टर ही कॉमन था। तो ये ब्लूप्रिंट है सिटिंग अरेंजमेंट का, ये मैंने आपको दिखा दिया है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से वहाँ पे बिठाते हैं। उसके बाद आते हैं मेडिसिन स्पेशलिस्ट पे, ठीक है। अभी तक टाइम हो चुका है 11:30 से 12 बज चुके हैं दोपहर के, और आपका मेडिसिन स्पेशलिस्ट स्टार्ट हो गया। देखो स्टार्ट तो हो ही चुका है वो, मतलब पहले पैरेलली चल ही रहा था वो। मैं अपना बता रहा हूँ मेरा नंबर कैसे आया था। आई वाले हम जब बच्चे गए थे तो इतना टाइम लगा था, मैंने बता दिया। तो अब मैं मेडिसिन वाले के पास जब आया था तो अप्रॉक्सीमेटली 11:30 से 12 बज चुके थे। वही सेम बैच ऑफ 7-8 कैंडिडेट्स वहाँ पे गए। आपको सिर्फ अंडरवियर में आने के लिए बोल दिया जाएगा, आप सिर्फ अंडरवियर में वहाँ पे जाओगे। यू विल एंटर इन योर रूम, आप घुसोगे अंदर, वो आपको बोलेंगे 20-25 जंप्स लगाओ, एंड उसके बाद आपका बीपी चेक करेंगे वो, ठीक है। आपको बीपी में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। बीपी में बहुत सारी रिजेक्शंस हुई थी। अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है तो अपनी ट्रीटमेंट करा लो, उसको देख लेना। मतलब लोग ऐसा सोचते हैं ना जनरली, यार बीपी तो है, मतलब आपने टेस्ट नहीं कराया इसका मतलब ये थोड़ी कि आप ठीक हो। एक बार करा लो ताकि आपको पता लग जाए। हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो सकता है बिल्कुल अर्ली स्टेज पे हो, बट आपको तो पता ही नहीं क्योंकि आपने कभी टेस्ट नहीं कराया।
तो टेस्ट करा लेना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो उधर कुछ करके चले जाना भाई, क्लियर हो जाओगे। वरना बीपी में जो बाहर हुए थे वो फिर क्लियर नहीं कर पाए थे। मैं आपको पैरामीटर्स बता देता हूँ। ये आप देख रहे हो, सिस्टोलिक की रेंज है 100 से 140। एक बच्चा मेरे सामने 142 तक आया था री मेडिकल में, एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने बोल दिया था भाई 140 आएगा तो मैं बता देना, ठीक है। मशीन पकड़ा दी थी कि करते रहो, अपना चेक करते रहो, जब आ जाए कम तो बता देना, ठीक है। तो 142 भी नहीं छोड़ा था, मैं बता रहा हूँ, इसको हल्के में मत लेना। सो कमिंग नेक्स्ट, ये आप पढ़ लेना पोज करके। कैंडिडेट्स यहाँ रिजेक्ट हुए थे, इसलिए मैंने बोला था आई वाले के टर्म जब आपका जाएगा, फालतू किसी की बात मत सुनना। फालतू बात तो भाई किसी की सुनना ही मत, आई वाला हो किसी कोई भी हो, किसी बच्चे की कोई बकवास मत सुनना कि मैं तो पिछले साल भी आया था, पिछले साल तो ये हुआ था वो हुआ था। भाई जो होगा आपको वैसे ही पता लग ही जाएगा, ठीक है। तो अपनी बीपी वगैरह मत बढ़वाना वहाँ पे। तो आपको अपने अंडरवियर वगैरह उतारने के लिए वो बोलेंगे, ठीक है। ये तो ऑफिशियल दिया हुआ है कि आप, मतलब रिटर्न रूल्स में है ये, आपको अंडरवियर उतारने के लिए बोलेंगे और फिर आपकी डिफॉर्मेशन चेक करेंगे। आपको जैसे कमर करके खड़ा करने के लिए बोल देंगे, तो आप खड़े हो गए, फिर आपकी वो स्पाइन चेक करेंगे ऐसे कि आपकी स्पाइन ठीक है या नहीं है। फॉर एग्जांपल यू कैन लुक दिस, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस है, मैंने वहीं से स्क्रीनशॉट्स लिए हैं और यहाँ पे लगाए हैं। आप देख सकते हैं कि इनको डीफॉर्मेशन है स्पाइन में, आप देख सकते हो इनकी स्पाइन ऐसे जाके टेढ़ी आ रही है, ठीक है। और जब ये बेंड होंगी ना आगे की तरफ तो इनकी स्पाइन आना तो ऐसे चाहिए, ठीक है, लेकिन देखो आ ऐसे रहा है, तो इसका मतलब ये डीफॉर्मेशन है, तो ये रिजेक्शन है भाई। द सेम चीज़ ये रही, आपको झुकने के लिए बोलेंगे, आपकी स्पाइन चेक होगी वहाँ पे। उसके बाद में आपकी वेरिकोज वेन्स चेक होंगी, ये देख लेना, दीज आर दी स्पाइडर वेन्स, ये सब चेक करते हैं प्रॉपरली, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला था जिसको हेयर्स वेयर्स हैं थोड़े बहुत देख लेना। थोड़े बहुत यार देखो लड़के, अगर आप लड़के हो तो ऑब्वियसली आपके होंगे थोड़े बहुत, ठीक है, इतना चलता है, बट ज़्यादा ही है तो देख लेना थोड़ा वो, वरना आपको ट्रिम करवा लेंगे वहाँ पे, कोई फ़ायदा नहीं उसका। तो आपकी सारी तरह की वेन्स, वेरिकोज वेन्स चेक होंगी वहाँ पे, और अगर ये हैं आपके केस में तो आपके लिए ये परमानेंट रिजेक्शन है। वेरिकोज वेन्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, इसकी शायद सर्जरी होती है, आपकी है तो आप देख लो। सर्जरी तो अभी कराने का कोई सेंस बनता नहीं है इनका, तो इसको देख लेना कैसे आपको ट्रीट करना है, ठीक है। कोई तेल वेल आते हैं मालिश वालिश कर लेना, अगर है थोड़ी बहुत तो ठीक कर लेना। वेरिकोज वेन्स विल बी चेक, मैंने बता दिया है। उसके बाद आपकी पल्स रेट चेक किया जाएगा, आपकी चेस्ट पे स्टेथोस्कोप लगाएंगे, आपको डीप ब्रेथ लेने के लिए बोलेंगे, यही सेम प्रोसीजर करेंगे, आपकी कमर पे लगाएंगे और फिर आपको डीप ब्रेथ लेने के लिए बोलेंगे। आपको कोई चेस्ट कंजेशन तो नहीं है, ये आपको चेक किया जाएगा। आपको आगे बेंड होने के लिए बोला जाएगा, मे बी वो शायद हेमरोइड्स चेक करेंगे। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, कैजुअली आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, आपको लगेगा डॉक्टर आपसे बात कर रहा है, बट एक्चुअली में वो आपकी स्टैमरिंग चेक कर रहा होगा, ठीक है। तो वो डॉक्टर होते हैं, उनको वो इतने खाली नहीं है कि वो मतलब बात करते घूमेंगे, वो एक्चुअल में अपना काम कर रहे होते हैं, ठीक है, बट आपको नहीं पता होता, वो सबकॉन्शियसली आपकी स्टैमरिंग चेक कर रहे होते हैं। फिर वो डिफॉर्मेशंस दूसरी कोई चेक करेंगे अगर होगी तो। फिर आपकी हाइट वेट रिकॉर्ड, मतलब वो रिकॉर्ड में चढ़ाएंगे। रिकॉर्ड मतलब ये नहीं है कि वहाँ मतलब मेजर करेंगे, मेजर नहीं करेंगे, सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और यहाँ मसला आता है हाइट और वेट का। अगर आप लिमिट ब्रीच कर रहे होगे ना हाइट और वेट की, तो आपको फिर यहाँ पे वो अनफिट डिक्लेयर कर देंगे और रिजल्ट आ जाएगा शाम को। फिर री मेडिकल बोर्ड आपको देखेगा कि उनको क्लियर करना है या नहीं करना है, ठीक है। थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन तो मेडिकल में ही आपको मिलेगी, मैं बता देता हूँ, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, इसको पोज करके पढ़ लेना। जो बॉर्डर लाइन केस होंगे ओवरवेट के, उनका बीएमआई भी कंसीडर होगा, लिखा हुआ है भाई साफ, ठीक है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, बीएमआई लिखा जाएगा। एंड वेरिएशन ऑफ 5 kg प्लस माइनस फ्रॉम मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों मे बी एक्सेप्टेड, ठीक है। बट मैं कुछ बच्चों को जानता हूँ जिनको मिनिमम वाले केस में रिलैक्सेशन नहीं दिया। अब क्यों नहीं दिया? क्योंकि इस लाइन को ध्यान से पढ़ो, यहाँ लिखा हुआ है मे बी, यहाँ कंपल्सरीली भी नहीं लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ है मे बी। तो कुछ चीज़ें कमांडेंट की डिस्क्रिप्शन पे भी चलती हैं, डॉक्टर की डिस्क्रिप्शन पे भी चलती हैं, तो वो आप देख लेना जी। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, 0.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन बोल रहे हैं ना ये कि आपको दे देंगे, नहीं दिया था भाई। 164.5 हाइट का बच्चा था, मैंने खुद रिजेक्ट होते हुए देखा उसको,
वो नहीं हुआ था क्लियर, लेकिन रूल में लिखा हुआ है कि होना चाहिए, तो ये मे भी काम ख़राब करता है। बट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके केस में ऐसा होता है, अगर आप 164.5 हो या फिर आपका वेट 5 किलो मिनिमम और मैक्सिमम से थोड़ा मतलब रेंज में 5 किलो प्लस माइनस कर लेना अगर है, तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा सकते हो, उनको बता सकते हो कि सर मिनिस्ट्री ऑफ होम की गाइडलाइंस हैं, उसके हिसाब से मेरा ठीक है, आप रूल्स के हिसाब से चलो। आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो, शायद हो सकता है उनको ना पता हो, तो आप बता दो उनको, तो आप क्लियर हो जाओ। 164.5 वाला बच्चा क्लियर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो अगर आपके केस में ऐसा है तो आप उनको जाके रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ यूपीएससी नोटिफिकेशन में नहीं लिखी है, ये जो मैंने अभी ऊपर बताई, ये मैं कहाँ से लेके आया हूँ, ये मैं लेके आया हूँ एमएचए की गाइडलाइंस फॉर मेडिकल ऑफिसर्स। एमएचए ने गाइडलाइंस निकाली थी 2016-17 के आसपास, 15 के आसपास, और वही स्टैंडर्ड्स आज तक फॉलो किए जा रहे हैं। यूपीएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एक लाइन लिखी है कि मेडिकल जो होगा वो एमएचए की ऑर्डर डेटेड सो एंड सो के हिसाब से होगा। तो वही सेम ऑर्डर मैंने डाउनलोड किया हुआ है, उसी के पीडीएफ से मैं आपको ये स्क्रीनशॉट्स दे रहा हूँ, तो उसी के हिसाब से ये चीज़ें चलेंगी, ठीक है। 5 kg रिलैक्सेशन का मैंने बता दिया आपको, वो मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई एक कैंडिडेट है जिसका वेट जो है वो 56 से 68 kgs के स्लैब में है अकॉर्डिंग टू चार्ट, ठीक है, मतलब उसका वेट 56 से 68 होना चाहिए, ठीक है, उसकी हाइट और एज इस हिसाब से है। लेकिन अगर उसका वेट 51 भी होगा ना, तो भी उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि 5 किलो कम है इस सीलिंग से। अगर 68 से 5 किलो ज़्यादा भी होगा ना, 73 तक, तो भी उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अब जो अपडेटेड रेंज आ गई है विद रिलैक्सेशन, वो ये है, देख लो, ये वाली रेंज फिर रिलैक्सेशन के साथ ये बन जाएगी। तो जो इस रेंज वाले बच्चे हैं, अपनी अपनी रेंज में +-5 करके देख लेना, मिनिमम और मैक्सिमम में। अगर आप इस रेंज में हो तो आपको वो छोड़ देंगे, मेडिकल में ही वो छोड़ देंगे, रीमेडिकल भी नहीं देंगे आपको, ठीक है। 5 किलो की रिलैक्सेशन दी हुई है भाई, देख लो आप, दी हुई है, मैं हवा में बात नहीं कर रहा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़ लो। उसके बाद आपका अगर ऐसा कुछ है तो आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हो ये इन्फॉर्मेशन दिखा के। ये वो ऑर्डर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, MHAUO डेटेड 20/5/2015। इसकी लेटेस्ट रिवीजन 2021 में हुई है, रिवाइज होता रहता है, तो मैंने आपको बता दिया है। ये ऑर्डर मेरे पास PDF भी पड़ा हुआ है, ये आप भी डाउनलोड कर सकते हो, मतलब मिल जाएगा आपको, उस पर सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो 164.5 वाला एक्सेप्ट होना चाहिए, बट वो करते नहीं है। तो आगे चलते हैं। ये जो मे बी होता है ना, ये मे बी, ये काम ख़राब करता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। देखो, एक लाइन उस जो जिस PDF की मैं बात कर रहा हूँ उसमें एक लाइन लिखी हुई है स्पेसिफिकली कि ह्यूमन बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हम हर चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो डॉक्टर की डिस्क्रिप्शन पे अगर कोई डॉक्टर ऐसी बीमारी को पॉइंट आउट करता है जो नोटिफिकेशन में नहीं भी लिखी है, तो भी आप अनफिट हो सकते हो। और ये लाइन अपने आप में बहुत बड़े मायने रखती है। तो ये जो मे भी है ना, ये तो अपने आप में है ही अलग चीज़। प्लस डॉक्टर्स को भी कुछ पावर्स दे रखी हैं, वो रीमेडिकल दे देते हैं। हाँ, अगर रीमेडिकल बोर्ड थोड़ा लीनियंट हुआ तो शायद छोड़ देगा, बट कुछ डॉक्टर स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है। रूल में तो ये लिखा है, मैंने आपको दिखा दिया, आप पढ़ सकते हो। उसके बाद आते हैं लंच। तो लंच वाले केस में हम यहाँ पे इस वीडियो को अभी के लिए मैं सम अप कर रहा हूँ, बिकॉज़ ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है एंड अभी हाफ ही वीडियो हुई है, अभी आधी बची हुई है। तो आई एम ऑल्सो अपलोडिंग द सेम वीडियो जो अभी इसके बाद मैं बनाने वाला हूँ, वो सेम वीडियो मैं अभी के अभी ही डाल दूँगा, आज के आज ही। ये पार्ट 1 से सेव कर दूँगा, जो बाद वाली वीडियो है उसको पार्ट 2 से सेव कर दूँगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड अभी शाम तक मैं दूसरी वीडियो भी डाल दूँगा। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू सून इन माई पार्ट 2 वीडियो।